वेलकम एड्रेस के लिए मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब से, जो वाइस चांसलर हैं। भरपूर तालियों में इन्हें स्टेज पर मदऊ किया जा रहा है। आपकी तालियां सुनिए नहीं चाह रहे। Bismillahirrahmanirrahim. Our respected guests from industry, Qasim Ali Shah Foundation, फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ माय फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, आई वेलकम द ऑनरेबल गेस्ट पैनलिस्ट फॉर दिस वेरी इम्पॉर्टेंट पैनल डिस्कशन। ये कोई एक माह पहले की बात है कि आवर वर्दी चांसलर गवर्नर पंजाब ने एक कमेटी बनाई कि जिसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिंकेजेस हैं उसको कैसे इन्हांस किया जाए और स्टूडेंट्स को कैसे एम्पावर किया जाए कि वो सूटेबल फॉर द इंडस्ट्री हों। Their degrees are okay, their training is okay, but what is required by the industry? उस कमेटी में लाहौर के चंद वाइस चांसलर्स थे, मैं भी उस कमेटी में था या हूँ अभी भी, और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उसे कन्वीन कर रहे हैं। एक मीटिंग हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, लेकिन मैंने देखा कि ये कमेटी और मीटिंग शीटिंग वाला सिलसिला शुरू हो गया जो कि गवर्नमेंट के अदारों में होता है। तो मैंने शाह साहब से कहा कि जी शाह साहब, ये मीटिंग्स कमेटी की होती रहेंगी, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कासिम अली शाह का कि ई सेड जी कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग। इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक वो कमेटी की मीटिंग थी, नोटिस आया, फिर पता चला जी कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई, उसका नोटिस आ गया। तो वो सिलसिला भी चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द ऑनरेबल पैनलिस्ट। शाह साहब भी ऑन वे हैं, ही विल आल्सो ज्वाइन, कि जी दीज पैनलिस्ट आर द सक्सेस स्टोरीज़। वो इन्हीं बेंचों पे यहाँ से ही आए हैं, आपके जहाँ आप इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ रहे हैं, और फिर दे आर वर्किंग फॉर द मल्टी नेशनल कंपनीज एंड दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, सक्सेस स्टोरीज एंड आंसर योर क्वेश्चंस। तो टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मैं अपने मॉडरेटर से कहूँगा कि स्ट्रिक्टली वी शुड फॉलो द टाइम, क्योंकि अब हमने सिर्फ उन्हीं फैकल्टी मेंबर्स को या मदऊ किया है जिनके क्लासेस नहीं हैं, और स्टूडेंट्स भी वो हैं जिनके इवनिंग में क्लासेस हैं। देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन क्लासेस। सो आई विश कि ये आप सब के लिए एक रिवॉर्डिंग सेशन हो, और वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस सेशंस एंड एक्टिविटीज़ वेयर वी कैन ऐड वैल्यू इन यू। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव कि जी वी कैन ऐड वैल्यू to our students in terms of their confidence building, personality development beside their education and degrees। और जो हम असातिज़ा हैं इधर सब, we want to see you growing like our own children, कि जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो हम उनके लिए कोशिश होती है हर पेरेंट्स की कि वो ग्रो करें, वो मुआशरे में एक अच्छे शहरी साबित हों, और उनकी ग्रोथ और उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और दूसरी डेवलपमेंट हो। तो हम सब का भी असातिज़ा का एक ही है कि वी वांट टू सी यू ग्रोइंग एंड ब्रिंग नेम्स टू द यूनिवर्सिटी। और क्योंकि वंस यू ग्रेजुएट, थ्रू आउट योर लाइफ जो आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपके साथ चलेगा। एंड वी वांट टू सी कि जी आप जहाँ भी जाएं, यू शुड बी डिफरेंट, यू शुड बी डिस्टिंक्ट, और पहचाने जाएं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ग्रेजुएट हैं। I won't take much time. I am again grateful
to all my respected panelists for their time. I know they are very busy people, especially working in the private sector and sparing time. I honor your commitment for the young generation, and thank you very much once again. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीम पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर। भरपूर तालियां होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये यूथ बैठी हुई है 55% ऑफ आवर कंट्री। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फॉर गिविंग अस द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और कासिम अली शाह फाउंडेशन का भी कि उन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी दी। लेट्स इनवाइट आवर पैनलिस्ट, और आपकी तालियां जो है ना वो बताएंगी कि आप इनको किस तरह से वेलकम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट सबा चौधरी, सीजन प्रोफेशनल सप्लाई चेन, ये नेस्ले से इनका ताल्लुक है। सबा प्लीज। सेकंड जो हमारे पैनलिस्ट हैं, टेक में इनका बहुत नाम है, सीजन HR प्रोफेशनल हैं। टेक इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मेरा भी वहीं से ताल्लुक़ है। सो इनका नाम है हारून अख्तर। आपने जोल्टा बाइक्स का नाम सुना होगा, ओजी टेक्नोलॉजी के ये चीफ़ हैप्पीनेस ऑफिसर है। हम इनसे पूछेंगे भी कि इनकी डेजिग्नेशन चीफ़ हैप्पीनेस ऑफिसर है क्या। लेट्स वेलकम हारून अख्तर। अच्छा जी, अब जो हमारे थर्ड गेस्ट हैं, इनका नाम है अरशद अली। अरशद ने और मैंने पेल में हमने इकट्ठे ही करियर अपना स्टार्ट किया था, माशाल्लाह फिर ऐसा ऐसा हम ग्रो करते गए। तो अरशद इज़ करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर HR एट पेल। प्लीज़ वेलकम अरशद अली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं, इनका नाम है अहमद अली ताहिर। अहमद इज़ करंटली वर्किंग विद वन चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है चैलेंजिंग अपैरल। लेट्स वेलकम अहमद। अच्छा जी, अब फाइनल हमारे जो पैनलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीजन HR प्रोफेशनल हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारा ताल्लुक़ सेम सेक्टर से है। इनका नाम है आसिफ अफजल। एज आसिफ इज़ करंटली वर्किंग एज ए डायरेक्टर HR एट ओडिसी ग्रुप। लेट्स वेलकम आसिफ अफजल। I would request VC साहब, तलत पाशा साहब to also join us, please. I started my career in 2005, 2005 में स्टार्ट किया था। आई एम ओल्ड रावियन बाय द वे, गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। तो पेल में काम किया, उसके बाद सिटी स्कूल में काम किया, फिर रिटेल ब्रांड्स थे उनके साथ काम किया, फिर सर्विस शूज़ में गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर रहा। 2005 में जब करियर स्टार्ट किया था तो एक ही आवाज़ सुनते थे कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट। आज 2022 आ गया है, आज भी वही आवाज़ आती है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो द ओपिनियन ऑफ एवरी आवर पैनलिस्ट कि भाई ये गैप है क्यों और ये गैप है कहाँ और इसको हम फिल कैसे कर सकते हैं। Thank you very much for giving me an opportunity to talk on this point. Quickly, first of all, तो yes, there is a gap, right? अच्छा, उस गैप के मैं 3 पॉइंट्स में इसको कैटेगराइज करूँगा। फर्स्ट रीज़न, अब हम सब स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं ओवरऑल। आज की डेट में जो लैपटॉप आज कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, 6 मंथ के बाद वो लैपटॉप बनना डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी पेस पे हो रही है कि आप के लिए वो जो 6 मंथ के अंदर भी जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। तो एक तो रीज़न इस गैप की सबसे बड़ी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब आप डिलेमा चेक करें कि हम एक कोर्स जो सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि हम उसे 3 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर ग्रेजुएटिंग तो वी आर थीटा ऑफ दैट सब्जेक्ट, राइट। ऑन अदर साइड मार्केट में तो वो सब्जेक्ट ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द प्रैक्टिकलिटी। अच्छा, कुछ हमारा जो एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग है यूनिवर्सिटीज़ का, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप प्रैक्टिकलिटी को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते जिस लेवल पे इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एक ये भी सीरियस गैप है जो जिसे मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकलिटी इज द सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से ये गैप एग्जिस्ट करता है। और थर्ड पॉइंट मेरे ख्याल में पर्सपेक्टिव अबाउट लर्निंग, ये बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि ये जो 4 साल की डिग्री है ना, कामयाबी इस डिग्री से मिलनी है। वो जैसे मैं आज तक वो बंदा ढूंढा हूँ जिसने कहा था कि मैट्रिक कर लो उसके बाद सकून है, FSC कर लो उसके बाद सकून है। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एडमिशन हो गया उसके बाद तो ज़िंदगी अमर है। कंपनीज खुद आएंगी, आपको मर्सिडीज में बिठा के लेके जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना अबाउट लर्निंग, दैट इज अनदर की फैक्टर जिसकी वजह से ये गैप एग्जिस्ट करता है। हम समझते से डिग्री, मैं बड़ी प्रैक्टिकल आपको रियल टाइम एग्जांपल दूंगा। आप अक्सर जब ट्रेवल करते हैं हम मोटरवे पे या GT रोड पे, तो अक्सर साइन बोर्ड हमको दिखते हैं लगे हुए, राइट, कि झेलम 100 किलोमीटर, गुजरावाला 50 किलोमीटर, राइट। यूनिवर्सिटीज एंड डिग्रीज आर एक्चुअली दो साइन बोर्ड्स जो आपको सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, राइट। वो जो अगला 100 किलोमीटर है ना वो आपने कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैव टू क्लियर। व्हाट वी थिंक इज कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दीज आर एक्चुअली द एंड डेस्टिनेशन, जो एंड डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगी, ऐसा नहीं है। अभी हम आगे डिस्कशन में आएंगे तो मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा कि हम कोर सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को एज अ फील्ड पढ़ते ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो बच्चे कर रहे होंगे, कोर 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं मेरा ख्याल है, राइट। ऊप, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गो, ऑटोमेटा, OS, राइट, लेट्स से DB एज वेल, राइट। तो 5 या 6 सब्जेक्ट, हम इन 5-6 के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी भी एज अ फील्ड नहीं पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत सी जॉब्स जो है वो हम लूज़ कर जाते हैं इवन विदाउट नोइंग। तो ये आगे इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दैट। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हसन ने गैप का पूछा, मैं ये नहीं कहूँगा सारा जो है वो फॉल्ट स्टूडेंट का ही होता है, ये इट्स अ 2 वे प्रोसेस। हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली वो इस किस्म से अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करता है बजाय कि प्रोसेस पे फोकस किया जाए। हम प्रोडक्ट बना के पेश करते जा रहे हैं, एक शख्स को डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी शख्सियत को नहीं डेवलप कर पा रहे। जो मेजर गैप है, शख्स हर इंस्टीट्यूट, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिस्टम में सिर्फ शख्स को डेवलप हो रहा है, आपकी शख्सियत पे बहुत कम इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, फ्रेश स्टूडेंट आते हैं हमारे पास MTU की पोजीशन के लिए, हायरिंग के लिए, उनको अपनी पर्सनैलिटी का पता ही नहीं होता कि मेरे पास पर्सनैलिटी कौन से ट्रेड्स हैं। 3 मेजर ट्रेड्स जो हैं वो 90% स्टूडेंट आंसर करते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी की अच्छी बातें कौन सी हैं। 3 कॉमन है जो हर कोई आपको जिससे भी पूछो यही बताएगा। पहला, आई एम हार्ड वर्किंग, दूसरा आई एम लॉयल, तीसरा आई एम ऑनेस्ट। बाहर चले जो रेडी वाला भी लॉयल है, वो भी हार्ड वर्किंग है, शॉप वाला भी लॉयल है, अंदर आ जाओ स्टूडेंट भी लॉयल है। आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए। आजकल जो फ्री सर्वे हो रहे हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के ऊपर, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है या आपने BBA करके सप्लाई चेन में किया है, HR में किया है, तो क्या आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? अगर HR में आते हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है, मार्केटिंग में जाओगे तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। क्या आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा देती है? क्या आप ट्रैवलिंग कर सकते हो? क्या आप में इंटरपर्सनल स्किल है? अपनी पर्सनैलिटी को जानो। स्वॉट एनालिसिस आप डिफरेंट कंपनीज का करते हो, अपना स्वॉट एनालिसिस करके देखो मुझे किस चीज़ का फियर है, मेरी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। ये 3 स्ट्रेंथ पॉइंट नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ क्या है, उसको असेस करो। मेजर जो गैप है ना, आपको अपनी पर्सनैलिटी का ही नहीं पता होता। आप जाते हो, सर आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? सर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अच्छी सी जॉब करना चाहता हूँ। पैशन होना चाहिए आपके पास किसी भी चीज़ को करने के लिए कि अगर मैंने HR में जाना है तो मैंने किस फील्ड में जाना है,
अगर मैंने सप्लाई चेन में जाना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, अपनी पर्सनैलिटी को जानो, अपनी शख्सियत को जानो कि आपकी शख्सियत क्या कहती है। आप नौकरी करना चाहते हो या अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आगे क्या बनना चाहते हो। ये जितनी भी बुक्स हैं आपने पढ़ी हैं, ये अब तक जो पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आपके CGPA तक काम आएंगी कि CGPA आपने 3+ लेना है, 4+ लेना है, वो CGPA तक काम आएंगी। आगे आपके प्रैक्टिकल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी काम आएगी कि आपने क्या कहना है, क्या ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट 90 डेज़ एक बुक है एक ऑथर की, फर्स्ट 90 डेज़ उसको पढ़िएगा। जब आप जॉब पे जाते हो तो पहले 90 डेज़ आपने क्या करना होता है। हम जब भी हायर करते हैं कोई MT और फ्रेश ग्रेजुएट, उसे कहते हैं कि 1 महीना तो तुमने कोई काम नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ें हो कैसी रही हैं। तुमने इस PN को भी ऑब्जर्व करना है चाय कैसे दे रहा है, तुम्हें सिखाने वाला ये PN भी होगा कि कैसे बातें हो रही हैं। तुमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन में फोकस रखना है। तो ज़्यादातर अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत को जाने कि आपकी शख्सियत है किस किस्म की, और आप जो कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो HR में या मार्केटिंग में या सप्लाई चेन में या IT सेक्टर में, क्या आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही है। IT सेक्टर में ज़्यादातर शिफ्ट नाइट शिफ्ट होती हैं, मोस्टली इवनिंग में होती हैं, नाइट शिफ्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स। क्या आप उस किस्म के काम कर सकते हो, क्या आप आउटडोर जा सकते हो, उनको जानने की ज़रूरत है। शख्स के साथ साथ शख्सियत को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। गैप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, इसको हमें 2 सेक्शंस में अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान रहेगा। एकेडेमिया एंड के ऊपर जो एक चीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त लैगिंग है और बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ये चीज़ कर रहे हैं, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, अपना कंटेंट अपडेट करना, अपना रेगुलरली अपने करिकुलम को रिवाइज करना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, आई रियली हैव डीप रिस्पेक्ट्स फॉर देम, लेकिन वो भी बेचारे दे हैव देयर हैंड्स टाइड ड्यू टू सम हायर अथॉरिटीज़, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस। वो उसी करिकुलम को फॉलो करने के ऊपर मजबूर हैं और वो अपना जो नॉलेज है, जो नॉलेज वो अपने बच्चों में, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसी के ऊपर रहता है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने, आई डोंट थिंक, हार्वर्ड की जो केस स्टडीज़ हैं, अब आपको किसको आइडिया है कि एनुअली हार्वर्ड अपनी केस स्टडी प्रोग्राम के अंदर कितनी केस स्टडीज़ एनुअली एंटर कर रहा है? एनीवन हैज़ एन आइडिया? किसी ने अभी तक विज़िट करके देखी है, हार्वर्ड की केस स्टडीज़ देखी हैं? नो। सो दैट इज़ द आइडिया। दूसरे एस्पेक्ट से आ जाता है कि जो गैप है, एक तो ये आ गया कि रिसर्च की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा डेफिनेटली जिस तरह अरशद ने कहा, जिस तरह हारून ने ये कहा कि स्टूडेंट को एक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पैकेज बना के भेज रही हैं। डेफिनेटली यस, इस चीज़ की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड के ऊपर स्टूडेंट्स के नॉलेज बिल्ड हो रहा होता है यूनिवर्सिटी में, उसके बगैर आगे प्रोग्रेस करना मुमकिन नहीं है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा उनको इंडस्ट्री का टच देना, उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक ग्रूमिंग देना, और उसके लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिक की कोलैबोरेशन के बगैर काम नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें, जब से ये हायर एजुकेशन कमीशन बना और यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हुई, गवर्नमेंट सीरियस हुई और इनके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो वी हैव फैकल्टी विच इज़ वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए। वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एवरीवेयर। लेकिन जो इंडस्ट्री दुनिया में जो हो रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लीड करती हैं इंडस्ट्री को, और उसकी हिस्ट्री है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लैब्स, वो फैसिलिटीज़, वो सर्विसेज वो नहीं थी, इसलिए इंडस्ट्री ने ये बेहतर समझा कि ये चीज़ें हम बाहर से मंगवा लें या बाहर से आउटसोर्स करते हैं। मैडम नेस्ले से है, आई वर्कड विद नेस्ले, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने मैंने उनके प्रोजेक्ट करके दिए नेस्ले को, मिलियंस की फंडिंग की नेस्ले ने। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है। तो आई बिलीव कि हमारे इसी यूनिवर्सिटी में अभी ये पेंट इंडस्ट्री के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ चल रहे हैं।
तो वी शुड ओपन अप, इंडस्ट्री को भी ओपन होने की ज़रूरी है। तो जो रिसर्च वाला कंपोनेंट है इट इज़ कमिंग अप। आपके डॉक्टर अमजद जो हैं इज़ वी वर 1 साल मुझसे वो सीनियर थे, तो उन्होंने हमें पता नहीं कितने टास्क दिए जो हमने उनके सॉल्व करके दिए। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इंडस्ट्री शुड आल्सो रिलाई ऑन द लोकल जो एकेडेमिया है, इंस्टीट्यूशंस है, कि व्हाट सर्विसेज वी कैन ऑफर। और मेरा ख्याल है कि ये विन विन सिचुएशन उसी वक्त होगी इफ़ वी सॉल्व योर प्रॉब्लम or you solve our problem. And sir, one thing that I want to assure that कि on the behalf of कासिम अली शाह फाउंडेशन है सारे, हम रेडी हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करें। हम जो आपको कोई एक्सपर्टीज़ चाहिए, वी ऑल आर हियर। ये सारे जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ शायद मैं नालायक आदमी हूँ, बाकी सारे सीजन HR प्रोफेशनल्स हैं, मैं तो खैर उनसे सीख रहा हूँ। सो वी आर हियर सर, वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड आई नो दैट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला और मज़ीद बेहतर रहेगा। आई थिंक यू आर डूइंग मार्वलस वर्क। अब जरा राना फाज साहब हैं। सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई, दैट इज़ इंटर्नशिप। तो वो यूनिवर्सिटी मस्ट ऑफर, एज इंडस्ट्री मस्ट ऑफर इंटर्नशिप। एग्री। उससे वो बच्चों में कॉन्फिडेंस, रियल टाइम सिचुएशन में जो काम करना, तो वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें। तो जब तक आप इंटर्नशिप ऑफर नहीं करेंगे, इन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर इंटर्नशिप तो मेरा ख्याल है कि अभी भी हैं। हारून अख्तर के पास ओजी में 20,000 जॉब्स चैलेंजिंग अपैरल वाले क्रिएट कर रहे हैं। तो विजी साहब की ज़रा बात जो है उसको हमने ज़रूर गौर से देखना है। जी फाज साहब। अच्छा, मैं ना सीएमएस में MTO प्रोग्राम मैनेज कर रहा था। तकरीबन मैंने कोई 3-4 साल उस प्रोग्राम को मैनेज किया और उस सिलसिले में मैंने ना कोई तकरीबन अराउंड 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की वो मैंने विज़िट की हैं। लेकिन जो एनर्जी और जो पैशन मुझे इस हॉल में नज़र आया है, ठीक है, वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ऑल्दो के बहुत लाइक लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लिए आप जो है ना क्लैपिंग करें। ग्रेट। अच्छा, दूसरा ये कि बेसिकली 4 प्लेयर्स हैं। एक इंडस्ट्री है, एक स्टेट यानी गवर्नमेंट है, एक स्टूडेंट्स हैं और अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि गैप है। जो गैप है उसकी रीज़न ये है कि हर जो लाइक प्लेयर है वो अपने कंफर्ट जोन में है। अभी सर ने इंटर्नशिप की बात की है, तो अभी हम MTOs के इंटरव्यूज़ कर रहे थे कोई तकरीबन 1 महीना पहले। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर की हायरिंग हो रही थी, तो उसमें हमने कोई 12-13 स्टूडेंट थे एक यूनिवर्सिटी के। तो उनसे पूछा कि जो असेंबली लाइन है वो राइट से लेफ़्ट है या लेफ़्ट से राइट है। तो ट्रस्ट मी कि 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 वीक्स या 6 वीक्स की इंटर्नशिप की, लेकिन दे डोंट बॉदर टू विज़िट मैन्युफैक्चरिंग हॉल। तो उसमें क्या होता है कि वो भी एज ए फॉर्मेलिटी ले रहे होते हैं कि ठीक है हमारी इंटर्नशिप है, हमारा ग्रेड है, एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। और इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो भी कहते हैं यार ठीक है आए हैं, अगर खुद से कुछ सीखना होगा तो सीख लेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा। तो इसमें मैं यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो अपना जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है उसको बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर उसको मॉनिटर कर रही होती हैं। उनके स्टूडेंट जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो उनकी अटेंडेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनके जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि इनको आपने क्या असाइनमेंट्स दी हैं। इनकी जो एक प्रेजेंटेशन होती है वो यूनिवर्सिटी के रैप उसके अंदर आता है। वो देखते हैं कि ये जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो क्वालिटी ऑफ टाइम है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से हम जो है ना इस गैप को कर सकते हैं। दूसरा मैं एक दूसरी कि देखिए इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं रिटेल की बात करता हूँ तो 18% जो GDP का है रिटेल की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि MBA या मास्टर जो है वो रिटेल के अंदर करवा रही हैं, वो नहीं है। तो आप अगर टिपिक अच्छा कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए होते हैं, वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आज की दौर के अंदर मैं बात करूं MA उर्दू या MA हिस्ट्री, इसकी इंडस्ट्री को टेक को कुछ ज़रूरत है, रिटेल को कुछ ज़रूरत है, नेस्ले को ज़रूरत है, तो आंसर है कि नहीं है।
तो आपने इसको एक वैल्यू एडिशन के तौर पे, सेकंड डिग्री के तौर पे आपने करना है, आपका पैशन आप करें, लेकिन एक आपका करियर के लिए, जॉब के लिए, तो वो आप देखें कि कौन कौन से जो डिग्रीज़ हैं वो इंडस्ट्री के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का एक मैकेनिज़्म है, इसको स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके अंदर जो जो प्लेयर्स हैं उनको अपना प्रोएक्टिव रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। थैंक यू। अभी तक हमारे काफ़ी सीजन प्रोफेशनल्स ने ये चीज़ तो इस्टेब्लिश कर दी कि देयर इज़ गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट। मैं इसको इस तरह से ट्रांसलेट करूँगी कि देयर इज़ ह्यूमंगस गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल बी वेरी क्रिस्प इन माई कॉन्वर्जेशन। जैसे ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई तो आई लिस्टेड डाउन फ्यू स्किल्स जो कि मुझे लगता है एकेडेमिया में पढ़ाई जानी चाहिए, कोर्सेज़ की फॉर्म में, स्किल्स की फॉर्म में, जो कि नीड ऑफ द टाइम है, ग्रोइंग इंडस्ट्री नीड्स हैं, मॉडर्न टाइम्स में इन स्किल्स की ज़रूरत है और इसके बगैर नहीं चला जा सकता। सबसे पहले उन स्किल्स में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सब के सब अवेयर हैं IQ से, इमोशनल इंटेलिजेंस EI। कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड्स कि कितने लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस का पता है इस हॉल में? बी वेरी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स। ऑलराइट, थैंक यू। बहुत कम लोग हैं, मे बी 1% लोग जिन्होंने अपने हाथ रेज़ किए हैं। अभी जो मॉडर्न टाइम्स में है, एक कन्वेंशनल ख्याल था कि जिन का IQ है जो हायर है, दे आर मोर सक्सेसफुल एट वर्क प्लेसेस एंड थ्रू आउट देयर लाइफ। बट मॉडर्न टाइम्स में जो है ये सोच बदल चुकी है। अब जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, दे टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल एट वर्क प्लेसेस as well as throughout their life. Emotional intelligence क्या है? Emotional intelligence ये है कि an individual is aware of his or her emotions and is able to manage them. अपने इमोशन से तो अवेयर होना ही होना है, और उसके साथ साथ आपने आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके इमोशंस को समझना है, उनसे अवेयर होना है और उन्हें मैनेज करना है। Now there are two categories of emotional intelligence. One is personal skills and your social skills. Personal skills में आपकी self awareness stands on the top, then your self control, your motivation, your optimism, आप में ड्राइव कितना है आगे जाने की। एंड सोशल स्किल्स में देख लें तो इट्स योर लीडरशिप, योर एम्पैथी, योर प्रोएक्टिव कोऑपरेशन, आप लोगों के साथ किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल सिचुएशंस में लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। ये तो हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे लगता है कि एकेडेमिया में कहीं ना कहीं इसको टच तो किया जाता है, बट नॉट इन द वे जिस तरह से इसको किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? हम सारे ही लोगों को बेशुमार प्रॉब्लम्स रोज़ हैं, वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड वी सॉल्व देम ऑफ कोर्स, बट एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वे क्या है? इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? ये GSTDs क्या हैं? विच इज़ गो, सी, थिंक, डू। व्हाट इज़ YY एनालिसिस? व्हाट इज़ फिशबोन डायग्राम? आपकी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, व्हाट आर दीज टेक्निक्स? लाइक व्हाट आर वाइट बेल्ट प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर ग्रीन बेल्ट्स, व्हाट आर ब्लैक बेल्ट्स? जैसे ही स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आई पर्सनली नो दैट देयर आर मैनी ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि यही एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की आपको सर्टिफिकेशन करवाते हैं, और दे चार्ज वेरी हाई अमाउंट्स लाइक 100,000 अगर मैं कहूँ तो मिनिमम साइड पे ये है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है डाल देना चाहिए एकेडेमिया में, कोर्सेज में, और स्टूडेंट्स को जैसे कि केस स्टडीज़ की बात हुई, तमाम प्रोफेशनल्स इसको टच किया, केस स्टडीज़ ही लीजिए और उनके ऊपर बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ गो, सी, थिंक, डू, एंड देन एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ वाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट, इस पर फुली स्किल कीजिए। उसके बाद देन देयर इज़ ऑल्सो मेथडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग स्टैंडर्ड रूटीन्स एंड 1 पॉइंट लेसन्स, इन पे भी फोकस की ज़रूरत है। देन वही क्विकली आई गो थ्रू दैट डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग अगेन, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से पेटी डिसीजंस लेते हैं, बहुत अहम डिसीजन लेते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके, कॉर्पोरेट में जाके डिसीजन लेना कैसे है, किन स्टेक होल्डर्स को लूप इन करना है, कितने लोगों को बिठाकर डिसीजन लेना है, और देन उस डिसीजन को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, एंड हाउ टू रिव्यू दिस डिसीजन। डिसीजन एक दफ़ा ले लिया, ये ऐसा नहीं कि बस हरफ आखिर हो गया और बदला नहीं जा सकता। नो, you can always go back, you can always review, and you can alter your decision.
डिसीजन जो है इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद योर क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक, बचपन से हमें बता दिया जाता है ये प्रोसीजर्स फॉलो कर लो, ये मॉरल्स ले लो, ये वैल्यूज़ हैं, इस तरह से कर लो, वैसे कर लो, बट ये नहीं बताया जाता कि सोचना कैसे है। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेरी क्विकली I feel that lack of research opportunities and infrastructure as well. थोड़ा सा इसको लिंक करूँगी इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स के साथ कि इंडिया ने टाटा मोटर्स बना लिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की देख लीजिए और पाकिस्तान की देख लीजिए। सो जितने यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं ये सब लीडर्स हैं, ये फ्यूचर लीडर्स हैं, इन लोगों ने इनिशिएटिव लेना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तान में 3-4 कंपनीज़ की क्यों मोनोपोली है? और ये इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि आइदर यू बाय प्रॉपर्टी और यू बाय अ कार। सो स्टार्ट थिंकिंग अलोंग दीज लाइंस। देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि IT सेक्टर आप देख लीजिए, इंडिया हमसे बहुत आगे है इसमें। और अगर मैं अपने IT सेक्टर और IT स्टडीज़ को देखूँ तो मैंने वेरियस यूनिवर्सिटीज़ की कोर्स आउटलाइन को आई हैव स्टडीड उनकी वेबसाइट्स पे जाके, वहाँ पर जो आज भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं दिस इज़ C++, वेयर एज आजकल जो दौर है ये दौर SQL और पाइथन का है। आप अमेज़ॉन देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, अमेज़ॉन की सारी मेथडोलॉजी इज़ ऑन पाइथन। वेयर एज अमेज़ॉन की जो जॉब्स आप जाके देख लें लिंक्डइन पे, अगर कंप्यूटर ग्रेजुएट्स ने जाना है वहाँ तो पाइथन इज़ मैंडेटरी। अगर मैं अपनी प्यारे मुल्क पाकिस्तान में देखूँ तो पाइथन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जा रही। सो अगेन मेरे प्रोफेशनल कॉलीग्स ने बात की कि करिकुलम को रिव्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि करिकुलम को विद द ग्रोइंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्री भी रिव्यू करना चाहिए एवरी ईयर, और इस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं, हम एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के जर्नी पर जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल। अच्छा, बिल्कुल सबा ने बड़े वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो हमसे शेयर किए, और जो एग्ज़ाम्पल दी हमसाया मुल्क की जो टू सम एक्सटेंट वो भी बिल्कुल ठीक थी। वो काफ़ी प्रोफेशन में हमसे आगे हैं, लेकिन आए मेरा टेक सेक्टर, हारून भी टेक सेक्टर से हैं, आसिफ भी हैं, हम ना उनको बड़ा अच्छा टाकरा जो है ना वो दे रहे हैं। और वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा कि अभी वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, IT में हमारा दौर आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स हम उनसे आगे होंगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ अभी काफ़ी जगहों पे उनके टेक में, गूगल में, ट्विटर में इंडिया के लोग बैठे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारे एक अमेज़ॉन के ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर शहबाज अली बेग, वो अमेज़ॉन के ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैं। वो वहाँ पर अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं और हायरिंग कर रहे हैं और पूरा एक रीजन देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आने वाले वक्त में और मज़ीद बेहतर होंगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्जेसन। अब क्योंकि आप लोग भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज़रा चेहरे नज़र तो आ रहे हैं लेकिन आंखें थोड़ी सी बंद लग रही हैं हल्की सी, तो ज़रा आप लोगों की तरफ भी आते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होती है? क्या चीज़ हैं? सैलरी। वाह जी वाह, पैसा पैसा, ज़बरदस्त। और ये मुझे ये जो सैलरी की आवाज़ है, क्योंकि मैं करियर कोच भी हूँ तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, चाहे वो LSE हो, लम्स हो, इवन गवर्नमेंट कॉलेज मॉल ग्रावियन भी, वहाँ पर भी ये एक तो एक कॉमन आती है ना कि सैलरी, ओके, और लर्निंग, ज़बरदस्त, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये तीनों आंसर नहीं है। स्टूडेंट की पहली प्रायोरिटी पता क्या होती है? रेफरेंस, सिफारिश, कि मुझे वहाँ कोई रेफरेंस मिल जाए, मैं वहाँ अपना इंटरव्यू करवा सकूँ या करवा मतलब सकती हूँ, ये अलबिया है। अच्छा, अब मैं ज़रा अपने पैनल से पूछूंगा कि रेफरेंस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि वाकई रेफरेंस ज़रूरी होता है, ऐसा है या नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब देना। बोला तो आपने नहीं, बोला तो आपने तीन, वही चीज़ें थी, सैलरी बोली आपने, इन्वायरमेंट बोला, और यही चीज़ें। देखो, आपने क्वेश्चन और सच बोलना है, ठीक है,
तो क्वेश्चन भी करने हैं. सो आई वुड लाइक टू आस्क स्पेसिफिकली माय बिलव्ड फ्रेंड हारून अख्तर would like to answer about this controversial and tricky question. So Harun, please go ahead. बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ऑब्वियसली फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एज वेल. देखिए इसके आंसर से पहले एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा. जिनके कोई भी सिबलिंग्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स में से बैंकिंग सेक्टर में हैं, हेल्थ केयर में हैं, फाइनेंशियल्स में हैं, तो आप देखते होंगे कि यार एक पैट सेट ऑफ रूल्स हैं. इवन एजुकेशन में भी कई चीज़ें हैं जो हम HEC की वो छतर छाया के बगैर उस पर 1% चेंज नहीं कर सकते ना. तो इन फील्ड्स के पैट रूल्स हैं जो रूल्स आपने एज इज फॉलो करने हैं और वही आपके टिल एंड ऑफ करियर. अगर 50 बंदे एक कैशियर की जॉब पे काम कर रहे हैं ना, तो यू विल सी कि वो सारे एक पैट रूल्स हैं जो वही फॉलो कर रहे हैं, बैंक जो मर्जी है. ठीक है. कंप्यूटर साइंस या IT या कोई भी जो क्रिएटिव डोमेन है, उसमें ये बात आप लोग पल्ले बांध लें बड़ा क्लियरली कि क्रिएटिव डोमेन जो भी है ना, आप उसमें जॉब रेफरेंस से तो ले सकते हैं, राइट. आप उसमें रिटेन रेफरेंस से नहीं हो सकते. ठीक. क्योंकि इवेंचुअली आप उधर काम करने ही कर रहे हैं, और काम जो है वो पैट काम नहीं है कि वो रट्टा लगा लिया और वो 10 चेक साइन करने हैं और बस दैट्स इट. एवरी डे न्यू चैलेंजेस आर कमिंग अप. अच्छा, इसीलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो टॉप 1% ऑफ द एम्प्लॉयर्स हैं, हाईली पेड एम्प्लॉयर्स हैं या हाईली पेड जॉब्स हैं, वो प्राइमरीली IT की डोमेन की हैं, डायरेक्टली और इम्प्लाइडली. ठीक है. टॉप 1% जो है. और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो अल्लाह ने हमें 8 ग्राम का भेजा दिया है, इसको आपको लिटरली अपने टैग उतार के और इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. और एवरी डे यू हैव टू यूज़ फ्रॉम स्क्रैच एंड एवरी डे यू हैव टू हैव मल्टीपल लर्निंग्स. इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ. IT की फील्ड में आप हैरान भी होंगे और ये चीज़ देखेंगे भी कि यू विल फाइंड अ पर्सन हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, number of years of experience, and having productivity level equal to 10 years of experience, right. On other side, a 10 years of number of years of experience person having experience, productivity experience equal to 2 years of experience guy. ठीक है. इसीलिए आपको IT की डोमेन में सैलरीज़ के अंदर बहुत बड़ी जो है ना वो गैप नज़र आएगा. एक ही बंदा 2 साल एक्सपीरियंस का है, वो 4 लाख रुपए ले रहा है. एक ही बंदा 2 साल एक्सपीरियंस का है, वो 40,000 ले रहा है. वो जो बैक के एंड पे जो गैप है ना, वो इस वजह से है. सो पॉइंट इज़ जो मेन क्वेश्चन था रेफरेंस, कंप्यूटर साइंस प्राइमरीली या एनी टेक डोमेन जिसमें आपको परफॉर्म करना है, रेफरेंस डू वर्क, राइट. लेकिन नेवर लाइक रिलाई ओनली ऑन रेफरेंस, बट यू कांट रिटेन एट ऑल. रेफरेंस आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देगा, आप आगे आपने खुद ही विन करना है. यू हैव टू परफॉर्म, दैट्स द पॉइंट. और रेफरेंस यही है कि मतलब जैसे हारून को मैं जानता हूँ, तो हारून कहता है यार हसन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी नज़र में कोई है तो मुझे बताओ. बिल्कुल. अच्छा, बाय द वे आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल विद यू स्टूडेंट्स की, जो कि हमारे मतलब हैं. मुझे भी इसी तरह एक सीजनड HR प्रोफेशनल को मैंने एक रेफ़र किया कैंडिडेट, तो मैं अक्सर रेफ़र कर देता हूँ लिंक्डइन पे. बाय द वे आप लोग लिंक्डइन, कितने लोग जानते हैं लिंक्डइन क्या है? ओके. और कितने लोगों का अकाउंट है लिंक्डइन पे? जानना और अकाउंट बनाना फ़र्क है ना. अच्छा, ठीक है. ओके. तो मुझे किसी ने अप्रोच किया लिंक्डइन से, एक प्यारे स्टूडेंट ने, तो मैंने उसको रेफ़र कर दिया इसी तरह हमारे सीजन HR प्रोफेशनल्स को. तो उसकी जॉब हो गई. जॉब होने के बाद 2 दिन वो आए और तीसरे दिन, चौथे दिन उनका फ़ोन बंद, और 5वें दिन मेरा ख्याल है वो भी बंद. आई थिंक कि वो भी नज़र नहीं आई कि कहाँ थे. तो समटाइम ये होता है कि मुझे फिर छठे दिन वही HR हेड की कॉल आई. उन्होंने कहा यार वो बंदा किधर है, मुझे तो नहीं पता किया. फिर हमने उसको कांटेक्ट किया लेकिन कांटेक्ट हो नहीं सका. तो MTU हायर किया था उसे. तो 7वें 8वें दिन उनका फ़ोन आया कि मैं जॉब नहीं कर सकता. एक तो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स अभी बड़ी कम हैं. तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको आ रही हैं तो आपने मुकम्मल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करना है और बहुत अच्छे तरीके से काम करना है. क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये मैं आपको बता दूँ, ये फैक्ट है.
आई एम ओल्ड रावियन, गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, मैं जाता हूँ देखता हूँ, मैं हर जगह हमें रावियंस नज़र आते हैं क्योंकि दे परफॉर्म, दे प्रूव्ड इट। तो आप लोगों ने भी परफॉर्म करना है और प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, एक और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन, आई नो आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि अभी वी डू हैव 10 मिनट्स फॉर रिमेनिंग। जब हम करियर का स्टार्ट करते हैं, जब स्टूडेंट्स जो हैं, तो एक बड़ा कॉमन सी प्रैक्टिस चल रही होती है, पुप्पो की बेटी ने MBA किया, मैं करूँगा, खाला की बेटी ने BBA किया, मैं करूँगी, अच्छा वो डॉक्टर बन रहा है, अच्छा हम करेंगे, ओहो वो वकील बन रहा है, मैं तो छड़ांगे नहीं, मैं भी वकील बनाऊंगा। अच्छा, ये कंपैरिजन जो है ना हम करते हैं जब हम अपने करियर का आगाज़ करते हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स। सो आई वुड लाइक टू आस्क अरशद कि ये कंपैरिजन क्यों होता है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको पर्टिकुलरली आप क्या एडवाइस करेंगे ताकि ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं और इनको भी कि ये किस तरह से सिचुएशन को टैकल करें? असल मेरा ये मानना है कि अब जो है, जो कैरियर चूज़ करने की सिलेक्शन है वो इन लोगों के पास ही होती है। जो आप स्टूडेंट और जनरेशन जी जो आ गई है, जनरेशन जी के पास ये चॉइस होती है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करना चाह रहे हो। पहले होता था कि जैसे हसन ने कहा कि मैंने ICOM कर लिया, ICOM के बाद BCS कर लिया, और BCS के बाद मैंने MBA कर लिया, तो डायरेक्शन पता नहीं होती। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, जनरेशन जी जो आ रही है, ये बहुत एडवांस है और इनको पता होता है हमने किस फील्ड को चूज़ करना है। मैंने O लेवल करना है, मैंने A लेवल करना है, मैंने किस फील्ड में जाना है, तो आप सिलेक्शन में ही करते हो। हाँ, डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर, आपका कल्चर कैसा है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, किस फैमिली सिस्टम में रह रहे हो, वहाँ पे ये प्रेशर होता है कि ठीक है अगर भाई ने कर लिया इंजीनियरिंग कर रहा है तो आप भी इंजीनियरिंग कर लो, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, वो सप्लाई चेन में BBA कर रहे हैं आप HR में BBA कर लो। वो तब अब दौर था, लेकिन अब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और कुछ एडवांस चीज़ें आ रही हैं, उसके थ्रू हमारे पास ये चॉइस मिल चुकी है हमें कि हम अपने आप को चूज़ कर सकें हमने किस फील्ड में जाना है। पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर होता है कि बच्चे को चूज़ किया जाए। जैसे फ़ौज का, अगर कोई उसका बाप फ़ौज में है तो उसको फ़ौज में लेके जाना चाहेगा, वकील है तो उसको वकील बनाना चाहेगा, लेकिन आप लोगों के अपने पास भी चॉइस होनी चाहिए, ये एक डायरेक्शन होनी चाहिए, मैंने किस फील्ड में चूज़ करना है अपने आप को। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है हसन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आपने अर्लियर बात की, बाकी पैनलिस्ट ने भी हम अर्लियर डिस्कस किया कि कैरियर जो चूज़ करना है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबा ने भी कहा, हम अल्लाह ताला ने हम सबको ना एक यूनिक स्किल्स दी हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज स्किल्स। अब हुआ क्या कि फ्रॉम लास्ट लाइक कपल ऑफ मंथ्स बैक आई एम सिटिंग इन वन ऑफ अ यूनिवर्सिटी, so I'm a certified psychometric expert as well. तो there are number of assessments जो students एक आप कह लो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, अगर मैं कहूँ 1000 की अगर एक असेसमेंट आपको करनी पड़े और उसमें आप लोगों को ये पता चले कि आपकी एक्चुअली वो स्किल्स क्या है, बेस्ड ऑन दैट स्किल यू कैन चूज़ द एग्जैक्ट कैरियर विच यू वांट टू बी। और जो आपके लिए आने वाले वक्त में होता क्या, कामयाबी तो मिल जाती है, मेरा ये भी मानना है, बट कामयाबी को आगे सस्टेन वही लोग करते हैं जो बाय चॉइस उस कैरियर में, और बाय नॉट बाय फोर्स उस कैरियर में आए हों, बट बाय चॉइस आए हों। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिवर्सिटीज़ लॉट ऑफ आई मीन डूइंग थिंग्स डेवलपमेंट साइड पे स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, स्टूडेंट बहुत सी फीस पे कर रहे होते हैं, लेकिन जस्ट माइनर कॉस्ट अगर वो पे कर लें एंड दे कंडक्टिंग असेसमेंट विच इज़ एक्चुअली गाइडलाइन फॉर देम। सो आई थिंक बाय चॉइस यू हैव टू बी गो देयर, रादर के मैंने MBA किया तो सारी MBA करना शुरू कर दें, सो दैट एक्चुअली सैचुरेट द मार्केट इन वर्ल्ड। वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ और मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि डिफरेंट टॉक्स में भी जाता रहता हूँ, अभी इन सीज़न पैनलिस्ट से ही सीखता हूँ, हम ना अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, ब्रांडेड, लीवाइस, डॉकर्स, ब्रांडेड कपड़े। हम ना आर्केडियन कैफ़े में खाना खा लेते हैं बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पे, लेकिन कोर्सिया और यूडीमिया ऐसी वेबसाइट से हम फ्री कोर्सेज नहीं करते, और एंड में हम पता क्या कहते हैं, नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, मेरे मेंटोर हैं, ही इज़ वर्किंग, वन ऑफ द मेंटोर, प्रोफेशनल मेंटोर, हिज नेम इज़ एहसन उमर। एहसन उमर इज़ करंटली वर्किंग एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट मसूद टेक्सटाइल। तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो हर साल 2 साल के बाद एक डिग्री ले लेते हैं, कभी लम से कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा यार
हर सॉफ्टवेयर की ना एक एक्सपायरी होती है, इसी तरह हर नॉलेज की एक एक्सपायरी होती है। तो मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। तो अगर आपने मार्केट में रहना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, जिस तरह अभी अहमद ने भी बताया, और बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम वी गोइंग टू रैप अप। जिस तरह अभी सबा ने बात की कि जी स्किल्स 2022 कोविड-19 आया, डायनेमिक्स ही चेंज हो गए, हर तरफ एक मतलब तबाही वाला एलिमेंट था, जिस मर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें। तो पर्टिकुलरली अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि कौन से जो स्किल्स हैं वो अभी हमें रिक्वायर्ड हैं, स्टूडेंट्स को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है? आसिफ भाई, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू पर्टिकुलरली। राइट नाउ एक देखें, जो कोविड था दैट वाज अ होल पैराडाइम शिफ्ट, नॉट फॉर दिस कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वर्किंग डायनामिक्स चेंज हुए, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमें जो है वो ये चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसा अभी सबा ने जो चंद एक स्किल्स मेंशन की, उसमें मैं मज़ीद जो ऐड करना चाहूँगा, 2000 इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। आपका बहुत सारा काम जो था रिमोट वर्क के ऊपर चला गया, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर तो 99.9% वो रिमोटली काम कर रहा था। तो डेफिनेटली उसके एक ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट। ह्यूमन बींग्स आर अ सोशल एनिमल। सोशल लाइफ के बगैर हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन हमें इस पेंडेमिक ने, इस लॉकडाउन ने ये सबक दिया कि हमें किन चीज़ों को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है और किन चीज़ों को लेकर के आगे चलना है। तो डेफिनेटली इंटरपर्सनल स्किल्स, अपने आप को एनालाइज करना कि मैंने कहाँ पे खड़ा हूँ, अपने गोल्स को रियलाइज़ करना कि ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर और ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स मैं अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। मैं किसी भी कंपनी में जब इनवाइट किया जाता हूँ या मैं किसी स्टूडेंट्स की गैदरिंग में होता हूँ तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कि आपके 6 मंथ्स गोल्स क्या हैं, आपका 1 ईयर गोल क्या है और आपका 3 ईयर गोल क्या है। आई वुड रिकमेंड एवरी सिंगल स्टूडेंट ओवर हेयर कि आज आप घर जाएं और ऑनेस्ट होके अपने साथ, जैसे अरशद ने कहा कि अपना स्वॉट एनालिसिस तो आप करें, लेकिन अपने साथ ऑनेस्ट होके एक कॉपी पकड़ें और आज की डेट के साथ ये चीज़ लिखें कि आज से 6 माह के बाद मैं ख़ुद को कहाँ देखता हूँ, 1 साल के बाद मैं ख़ुद को कहाँ देख रहा हूँ और 3 साल के बाद ख़ुद को कहाँ देख रहा हूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने मोबाइल्स के ऊपर जो है ये अलार्म सेट करें और 6 मंथ्स के बाद रिविज़िट करें उस पर्टिकुलर पेज को और देखें कि आपने उसमें से कितना % अचीव किया है, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर फिर आप अपने जो नेक्स्ट 1 ईयर गोल होगा उसकी आप प्लानिंग कर सकेंगे। सो डेफिनेटली येस, स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा बेतहाशा स्किल्स हैं जिनकी आज ज़रूरत है और जिनको हमें चाहिए कि अपने आप को अपडेट करते रहें। इफ़ यू डोंट अपडेट योरसेल्फ यू विल गेट आउटडेटेड। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? अच्छा, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, बल्कि मैंने ख़ुद भी ये काम किया है, कई दफ़ा किया है कि जिम की मेंबरशिप ली और पहले दिन बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े मतलब तैयारी के साथ ऑन टाइम चले गए और खूब दबा के एक्सरसाइज की, और अगले दिन जो है ना वो फिर अच्छा यार जाते हैं। अच्छा, तो होता है क्या है कि जब आप दूसरे दिन 80% लोग तो दूसरे दिन ही ड्रॉप हो जाते हैं। और मतलब इन नेटशल कहने का मकसद ये है कि आपके जिस तरीके से सर ने कहा है कि अपनी लाइफ के गोल्स बनाएं, फिर उनकी ना आप पैरवी करें और आप कंसिस्टेंट रहें कि मैंने ये अचीव करने हैं। अदरवाइज़ आज की जनरेशन का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, वो हर चीज़ ही बनना चाहते हैं और फिर एट द एंड ऑफ डे कुछ भी नहीं बन सकते। तो आप अपने गोल के अंदर क्लैरिटी रखें और जिस तरीके से अभी सबा ने कहा कि EQ की जो स्किल है 80% की जो प्रमोशंस होती हैं हायर पोजीशंस के ऊपर वो आपकी EQ के बेस के ऊपर होती है। EQ क्या है कि आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है, आपने लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। उनके समटाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली में देखते हो कि आपकी मदर का या फादर का मूड ख़राब है, आपको उनसे कोई काम है, तो आप उस टाइम में डिस्कशन से, डिबेट से अवॉइड करें और बाद में वो चीज़ जो है वो आराम से वो कहेंगे हाँ ठीक है यार ये आप कर लो या ये चीज़ आप ले लो। तो हम इमोशनली जो वीक होते हैं
और हमारा मोस्टली जो फेलियर की भी सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारी जो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है ख़ासकर हायर पोजीशन के ऊपर, तो वो क्या होता है कि हम अपने जो डिज़ायर्ड गोल्स होते हैं उनको अचीव नहीं कर सकते। मैं एक तो इन्होंने बात की थी कि जी उर्दू पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हम देखना चाहिए अवेयरनेस के लिए मैं उसके ज़रा क्लियर कर दूं कि जितने भी डिसिप्लिन्स हैं दे आर एक्सीलेंट, इट डिपेंड्स कि आपकी पोजीशन उस डिसिप्लिन में क्या है। अगर आपने मेडिसिन की है और आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंजीनियरिंग की है, एवरेज स्टूडेंट है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अभी हम एक उर्दू डिपार्टमेंट हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ डिपार्टमेंट है और एवरन्यू वालों के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कि जी उनको उर्दू कैसे सिखानी है। तो कंटेंट राइटिंग और मीडिया में इनकी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये हमें इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी कि ये मेरा डिसिप्लिन है। ये होना चाहिए कि जी हमने उसके टॉप पे जाना है और उसके लिए ये सारी जो टॉप पे जाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इधर डिस्कस की जा रही हैं। तो आई विल नॉट डिस्करेज बल्कि इनकरेज यू कि जी अपना जो भी डिसिप्लिन है यू शुड बी नोन फॉर डैट कि जी ये इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। वंडरफुल वंडरफुल, राइटली सेड। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, मैंने एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है और एक्सीलेंस की तो कोई है ही नहीं है। लाइक वो किसी भी फील्ड में तो आपको एक्सीलेंट। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी कि काफ़ी सारे स्किल्स तो डिस्कस कर लिए हमने, बट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्किल है और वो स्किल कहलाता है नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग जो है इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। नेटवर्किंग कीजिए और जैसे कि पहले क्वेश्चंस हसन ने भी रेज़ किए कि रेफरेंस जॉब के लिए होना ज़रूरी है। तो जब आप नेटवर्किंग करेंगे ना, तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग यू आर अवेयर ऑफ लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे जाएं, प्रोफेशनल्स को ऐड कीजिए अपने नेटवर्क पे, तमाम कंपनीज वहाँ मौजूद हैं। नेटवर्किंग कीजिए। नेटवर्किंग इज़ वेरी पावरफुल थिंग। आपको अपना करियर बनाना है, करियर में आगे जाना है, करियर मूव्स लेनी है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना इज़ वन थिंग, वहाँ पे सस्टेन करना, सर्वाइव करना। नेस्ले के एंड पे बात करूँगी, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल। वहाँ जाना तो टफ़ है ही है, लेकिन वहाँ पे यकीन मानिए सर्वाइव करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। कि हर साल के एंड पे जब हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आती है तो मैंने शायद कभी अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल में इतनी तैयारी नहीं की जितनी मैं अपनी पी को क्लोज करने के लिए एफर्ट करती हूँ। सो नेटवर्किंग कीजिए और देन योर चेंज एजिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी चेंज एजिलिटी, योर पीपल एजिलिटी, योर मेंटल एजिलिटी, योर सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर रिजल्ट ओरिएंटेशन, ये वाले सारे स्किल्स हैं, ये बिहेवियर से आपके लिंक करते हैं, इनको डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क फ्रॉम द पैनलिस्ट। मैं खुद भी, मेरे पास सीवीज़ आते हैं और सीवीज़ जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ। तो कुछ दिन पहले हमारे पास सीवीज़ आए तो उन सीवीज़ में एक ही पैटर्न था, ईमेल एड्रेस भी एक लिखा हुआ था और जेंडर भी जी थी ना, वो मेल और फीमेल एक ही थी। तो वो भी एक जैसी लिखी हुई थी और लिखा हुआ था ये थी। कुछ डिटेल ऐसी थी कि मतलब जैसे 25 सीवीज़ आए तो अनफॉर्चुनेटली फादर नेम भी सेम ही लिखा हुआ था। तो पहले तो मैं सोच में पड़ गई ये क्या है। तो एक तो सीवीज़ जो है ना उनका ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। हम ज़रा पूछते हैं, अच्छा फिर ईमेल एड्रेस जो सीवी में डाला जाता है shida_pasol@hotmail.com, bb_bashira@gmail.com। तो आई डोंट नो कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। मतलब मैं आई वुड लाइक टू आस्क टू द पैनल स्पेसिफिकली कि अगर सीवी बनाना हो तो वो किस तरह से बनाएं और उसको फिर आगे प्रेजेंट कैसे करें। सो पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम अहमद, आप ज़रा बता रहे हो कि आप माशाल्लाह साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी करते हैं, सीवीज़ राइटिंग भी जो है वो आप इसमें से देखते हैं। अच्छा हसन, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें फ्रेश कैंडिडेट्स की कि जिन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएशंस की है, सो व्हेन वी आर
जब हम लोग सीवी देख रहे होते तो मैं बड़ा फोकस्ड होता हूँ कि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि उसने जो ऑब्जेक्टिव लिखा है क्या वो खुद ही लिखा है या वो कॉपी पेस्ट कर लिया, राना साहब का जो है ऑब्जेक्टिव इधर कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। मैं बनना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसको आप ऐसे कंसीडर करें, लेकिन मैंने राना साहब जिनका फोकस है कि वो फ़ौजी बनना चाहते हैं तो मैंने फ़ौजी वाला ऑब्जेक्टिव उठा के रख दिया और मैं गया भी डॉक्टर की फील्ड में इंटरव्यू देने। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्जेक्टिव लिखें, चाहे थोड़ा टाइम लगा के लिखें, 1 दिन ले लें, 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, बिकॉज ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, नंबर 2 क्या है कि वो फॉर्मेट जो है अब तो मतलब जैसे हारून ने कहा कि गूगल एंड्रॉयड सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, यू जस्ट गूगल इट, व्हाट इज़ द बेस्ट सीवी राइटिंग, फ्री टिप्स। आप यकीन करें गूगल के ऊपर देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ वेबसाइट, इंटरनेशनल वेबसाइट जो फ्री में आपका सीवी भी रिव्यू कर देती हैं। तो आपका जो फॉर्मेट है ना सीवी का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरे पास 6 सेकंड होते हैं एक सीवी को रिव्यू करने के लिए। उस 6 सेकंड्स के अंदर मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि एक बच्चे ने बीबीए किया हो, वो लेट्स से इंटरपर्सनल स्किल्स हो, उसकी गो गेटर एटीट्यूड हो, डाटा साइंस की जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे स्किल्स की नियर फ्यूचर में, डाटा साइंस का उसके ऊपर कितना नॉलेज है, पावर बीआई के ऊपर उसका कितना नॉलेज है। तो ये 6 सेकंड्स के ऊपर उसकी एजुकेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी स्किल्स मैंने रिव्यू करनी है एंड आई शॉर्ट लिस्टेड। एंड सेकंड थॉट, जैसे ईमेल एड्रेस की आपने बात की, तो ईमेल एड्रेसेस तो कई मुझे ऐसे भी मिले मतलब गेस हु एम आई, मतलब आप गेस करें कि मैं कौन हूँ। तो it actually show your seriousness towards the job, towards your career. So the best way आप अपने नाम का email address बनाएं। Yes, there are certain limitations, but still उस limitations को at least इस तरह के jargons के साथ जो है ना mix मत करें। So I think this is a basic tips जो whenever I see the CV, मैं CV जब देख रहा होता हूँ तो मैं इस चीज़ों को observe कर रहा होता हूँ। आप लोग प्लीज़ ये नोट कीजिएगा बिकॉज एक रेज्यूमे के जो भी पॉइंट्स हैं, इन माई 17 years whatever the crux I have, I will share that. रेज्यूमे से पहले क्योंकि डिजिटल दौर है, आप हार्ड कॉपी के बजाय अब आप ईमेल्स के थ्रू आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं सीवीज़। तो सबसे पहले तो ईमेल आपका डिसेंट होना चाहिए, विच मीन्स कि एटलीस्ट आपका फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम उस पर होना चाहिए। सेकेंडली, आप लेट्स से आपकी यूनिवर्सिटी में 200-300 के करीब वो रेलिवेंट पूल है जिनके रेज्यूमेस मुझे आ रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट लाहौर में से ही तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रेगुलरली हमें रेज्यूमेस भेजी होती हैं। होता क्या है, अभी रिसेंटली ये हुआ कि 1 अप्रैल को आई अटेंड 4 जॉब फेयर्स, 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेम डे में करियर फेयर्स थे। तो यू कैन हैव अ गुड आइडिया कि अगर मेरे एक ईमेल आईडी के ऊपर जो स्ट्रीम ऑफ रेज्यूमेस मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसकी क्या पेस होगी और कितनी मेल्स आ रही होंगी। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हमने जिसके इम्प्लाइडली जो बात की, डायरेक्टली उसको हमने रियलाइज़ कराने की कोशिश नहीं की है, वो है कॉमन सेंस। देखिए, सबसे बड़ा जो गैप हमें अनफॉर्चुनेटली हर स्टेप पे प्रोफेशनलिज्म के एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना, वो है लैक ऑफ यूज़ ऑफ कॉमन सेंस। एक सीवी, एक ईमेल आईडी बनाने से लेके और एक इंटरव्यू के फॉलो अप करने तक और देन फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग तक जो है वो ये हमें इश्यूज आते हैं। अच्छा, आपने ईमेल बना लिया, ईमेल के बाद आपका सब्जेक्ट, वाई शुड आई, मुझे स्ट्रीम ऑफ ईमेल आ रही हैं और हर एक का सब्जेक्ट लिखा हुआ है CV, रिप्लाई कोलन CV, फॉरवर्ड CV। वाई शुड आई ओपन योर ईमेल? What is convincing me to open your email out of 100 emails I am seeing on my mobile? और अगर आप थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल पे जाए ना, तो आपको आपके मोबाइल पे, ब्लैकबेरी पे, स्मार्टफोन पे शायद 4 या 5 वर्ड्स नज़र आते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट लाइन के, ठीक है। एक्चुअली यू हैव टू यूज़ दोज 4 or 5 वर्ड्स टू कन्विंस मी व्हाई शुड आई क्लिक ऑन योर ईमेल। ये आपकी पहली सक्सेस है, राइट। आप चाहे सोना बना रहे हैं, अगर मैंने आपका CV ओवरलुक कर दिया है तो उस कंपनी की तो अपॉर्चुनिटी गई, राइट। अच्छा, तो प्रॉपर्ली आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। आपको अगर कोई डिस्टिंक्शन आपकी है, आप वो डिस्टिंक्शन लिखें। पाइप साइन एक होता है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, पाइप साइन अपनी डिग्री लिखें, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो वो 1 या 2 कीवर्ड में लिखें। एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए जो आपने घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। एक ट्वीट के अंदर, ट्विटर का पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो होना चाहिए, ठीक है। ट्विटर के एक ट्वीट में अगर आपको अपना CV लिखना है,
राइट? तो हाउ टू डू दैट, ये प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको जो चीज़ आप सीखेंगे वो ये है कि कम से कम वर्ड यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपने कैसे कम्युनिकेट करनी है टू द अदर साइड, ठीक है? दैट्स इंपॉर्टेंट। अब मैं डायरेक्टली CV पे आता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्जेक्टिव। ओरिजिनलिटी का हमारा बहुत बड़ा मसला है, इट्स चैलेंज, राइट? तो आप चाहे 4 वर्ड का ऑब्जेक्टिव लिखें, चाहे 10 लाइनों का लिखिए, आपका ऑब्जेक्टिव वो ओरिजिनल होना चाहिए, राइट? सेकेंड पार्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लो आपका जो मर्जी हो, पेजेस आपके जो जितने मर्जी हो, अक्सर लोग पूछते हैं 1 पेज होना चाहिए, हाफ पेज का CV होना चाहिए, और 10 सवा का CV भी काफ़ी है या नहीं है। आप अपने आप से पूछें कि इफ़ जैसे उन्होंने कहा कि ऑलरेडी ही इन्वेस्ट 6 सेकेंड्स, राइट? तो इट्स ऑलमोस्ट सेम, 4, 5, 6 सेकेंड्स वी इन्वेस्ट ऑन 1 CV। आपका CV दूसरे पेज पे अगर जा रहा है ना, तो आप अपने आप से पूछें कि फर्स्ट पेज पे ऐसी कौन सी क्यूरोसिटी है जो मुझे कन्विंस करेगी कि मैं सफ़ा पलटूँ, ठीक? उसके लिए आपके पहले पेज के ऊपर ऑब्जेक्टिव के बाद एक समरी का सेक्शन होना चाहिए, जिसमें अगर आपको लगता है कि 4 सालों में आपने कोई तीर चलाए हैं तो वो 2, 3, 4 वर्ड्स में बुलेटेड पॉइंट्स अपने वहाँ लिखने हैं, ताकि जब मैं ये देखूँगी अच्छा यार ये अचीवमेंट में इसने फ़लाने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और वो 4th सफ़े पर लिखा हुआ है, तो आई विल गो टू द 4th पेज, राइट? अदरवाइज मेरे लिए पहला सफ़ा भी शायद ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, प्रोजेक्ट्स इज़ द कोर 1 एलिमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं आप लोग, और उसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज़ करते हैं। कैसे? एक ग्रुप 3 या 4 बंदों का आपका ग्रुप बनता है मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स का, ठीक है? अब आप अपने आप से ज़रा ऑनेस्ट होकर सोचें कि प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट हो नहीं सकता कि 2 अलग घरों में कोड हो रहा हो और वो कोड जब आप ऑफिस आके कॉपी पेस्ट करें तो वो बिल्कुल सही सलामत चले। तो होता क्या है, वो एक बेचारे के नाजुक कंधों के ऊपर बोझ होता है, कोडिंग वो करता है, कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है, बाकी 2 होते हैं जो चाय समोसे लाने के चक्कर में लगे होते हैं, ठीक है? अब जब CV हमारे पास आते हैं ना चारों के, तो चारों के CV में लिखा होता है मैंने ये फाइनल ये प्रोजेक्ट किया है, और हम क्या करते हैं, हम वो चारों की CV उठा के साइड पे कर देते हैं। एक प्रोजेक्ट मेंशन करने के लिए आपको उसका नाम या एक 2 लाइनर इंट्रोडक्शन, किन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में आपने किया इन 1 लाइन, नॉट मोर देन दैट, राइट? और थर्ड, योर रोल इन दैट प्रोजेक्ट। ये जब तक 3 चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं है ना, तो डोंट एक्सपेक्ट इट आउट कि आप अपने एक्स फैक्टर्स शो करें कि इन वजह से मुझे कंसिडर किया जाना चाहिए। देखें, आज इधर बैठने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड व्हाट द ग्रेजुएट वी आर प्रोड्यूसिंग। उसमें जो गैप है डिमांड एंड सप्लाई में, उसको देखने के लिए इधर बैठे हैं। और जो आपने बेटे बात की कि इफ़ यू सी ओवर द ईयर्स, ये जो अदारे हैं वो 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, उसके ऊपर टाइम लगता है। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी की, इसी कैंपस की बात करें तो जहाँ आज आप यहाँ बैठे हैं, ये फैसिलिटी आपके पास नहीं थी। जो लैब्स हमने 32 बनाई हैं वो पहले लैब्स नहीं थी। ये ऑल ऑफ ए सडन सारी चीज़ें नहीं होती। और इस पिछले 2 सालों में हमने कोई 170 PhD फैकल्टी हायर की है इस यूनिवर्सिटी में। तो ये और ये किस लिए हायर की है PhD फैकल्टी? ये पहली दफ़ा है कि एजुकेशन में कोई विजिटिंग फैकल्टी नहीं आई। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो रही। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने जो पैसे मिलते हैं हम उसके मुताबिक हमने ये सारा काम करना होता है। दिस इज़ नॉट द ओनली यूनिवर्सिटी। हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो एम्स, हमारा जो विजन, वो डेफिनेटली प्रोड्यूसिंग ए क्वालिटी ग्रेजुएट है। और उसमें जो इन्वेस्टमेंट, और फिर अगर हम बात करें, मैं ये भी अपने पैनलिस्ट से शेयर करता जाऊंगा कि लोएस्ट फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की, 15,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस है जो यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है। आप बात करते हैं लम्स की, जहाँ लाखों में, या अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी इससे लो फी हो। मेरे इस बात पे ताली होनी चाहिए यार, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। I think we should always look for the
जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ देखें। जो 1 साल 2 साल पहले यहाँ चीज़ें नहीं थी, या 3 साल पहले, 5 साल पहले, अब वो अगर हुई है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो एटीट्यूड है ना, यही एक हमारा सबसे सीरियस मसला है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन बिहाफ में पूछ लूँ, या मैं मॉडरेटर ने दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आई वांट टू शेयर अ वेरी रेलेवेंट एक स्टोरी विद यू, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, फिर ज़रा पैनलिस्ट से भी मैं इसके ऊपर बात करूँगा। तो मैं एक इदारे में कुछ इंटरव्यूज़ कर रहा था, तो जब कुछ इंटरव्यूज़ किए तो एक साहब आए, तो स्टूडेंट थे, वो अंदर आए, एंटर हुए, तो जनाब उनसे ना इंटरव्यू में बोला नहीं गया, मतलब वो बिल्कुल फ्लैट हो गया इंटरव्यू में। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? कहता है सर सारी रात तैयारी करता रहा इंटरव्यू की, सारी रात पढ़ता रहा, 5 नमाज़ें भी पढ़ी मैंने, फिर भी मुझसे बोला नहीं गया, कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ। तो मेरा जूनियर जो था ना, वो ना मेरे पास आया, कहने लगा सर इसके साथ में इसका एक दोस्त आया हुआ है, मुझे वो ना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार उसका नाम लिस्ट में है नहीं है, और हम ऑनर के साथ इंटरव्यू करवा रहे हैं, बीच ट्री एक ब्रांड है, उसके साथ हम एक कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो कहते हैं सर नहीं उसको मिले आप लड़के को, वो अच्छा लग रहा है, वो हो जाएगा। अच्छा ठीक है ओके। पहले मैंने ना उस लड़के से पूछा जो कि रिजेक्ट हो गया, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारा मसला? कहता है सर जब ये लड़का मुझे ना इंटरव्यू के रूम में ला रहा था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई पांसी के घाट में लेके आ रहा है। कहता है मेरे दिल जो था ना वो धक धक हार्ट बीट मेरी ना फुल तेज़ हो रही थी। तो मैंने कहा यार तुमने तैयारी तो की हुई थी? कहता है सर बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली थी। तो वो जो दूसरा उसके साथ उसका दोस्त आया ना, हम उससे मिले, तो मैंने उसका इंटरव्यू किया। तो जब मैंने उसका इंटरव्यू किया तो वो उसका एटीट्यूड बड़ा कैजुअल सा, तो कैजुअल से मुराद है कि उसको चीज़ें सारी पता थी। तो जब हमने उससे पूछा कि ये क्या है, मतलब MTU का था, तो वो क्लिक कर गया और उसकी जॉब हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या था ये यार तुम्हारा दोस्त नहीं हुआ ये वो? कहता सर मैंने एक ही चीज़ सोची थी, होना होगा तो हो जाएगी, नहीं होना होगा तो नहीं होगी। तो कहता है तो फिर मैंने कहा अब हो गया है। तो सम टाइम हम इतना प्रेशर ले लेते हैं, हम इतना अपने सर पे सवार कर लेते हैं चीज़ों को कि यार ये हमने जो है ना बस करना ही है, तो वो नहीं होनी। तो दिस इज़ द रियल टाइम सिनेरियोज जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा ये नेचुरल चीज़ है कि आप अगर इंटरव्यू की जगह पे जाएंगे तो हार्ट बीट तेज़ होएगी भाई, तो हार्ट बीट को आपने समझाना है कि ज़रा कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। उसके लिए फिर कोई मतलब वो एक्सरसाइजेज हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। इधर जो सोसाइटीज़, क्लब्स और जितने को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि और स्पोर्ट्स है, दूसरी चीज़ें हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कोविड में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकी, अभी बैक ऑन ट्रैक है। तो आपके मेरा ख्याल है पहली दफ़ा स्पोर्ट्स के लोग भी हायर किए हैं, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, ये ग्राउंड बनने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपके बड़े अच्छे, जैसे ये मैडम टोस्ट मास्टर क्लब चला रही है, पीछे इंग्लिश डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। ये जितने भी को करिकुलर और दूसरी सोसाइटीज़ हैं, ये आपकी लीडरशिप के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हो रहे हैं। मेरा ये आप सब से और आपके टीचर से भी ये होगा कि ये गैप दूर करने का, जो साइंस के बच्चे सब्जेक्ट हैं उन्हें ये करना चाहिए कि व्हाटएवर उनके जो MPhil के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं उसकी जो स्क्रूटनी होती है उसमें रेलेवेंट इंडस्ट्री के लोगों को बिठाएं कि उस प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है या इंडस्ट्री की कोई और डिमांड है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं दे शुड कम फ्रॉम द इंडस्ट्री। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जितने MPhil PhD स्टूडेंट्स हैं, मैंने कभी किसी प्रोफेसर को एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं बुलाया। ऑलवेज आई कॉल पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, और 90% लोग जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो उसकी प्रेजेंटेशन के बाद बच्चे को हायर करके ले जाते हैं। तो ये आपके लिए भी कि आपने जो रिसर्च करनी है एक दफ़ा करनी है लाइफ में, और रिसर्च शुड बी फोकस्ड
डिमांड ड्रिवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अप्लाइड। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ तो जब मैं स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मुझे ये भाई याद आ गए, तो मैं भी ऐसे ना क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाता था, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। ड्रामेटिक क्लब में था मैं, और डिबेटिंग सोसाइटी में, तो वहाँ पर भी था। तो मेरे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, तो मुझे भी ना बड़ा शौक़ था कि यार मैं क्वेश्चंस करूँ और इस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो लाइफ में चलती रहें। खैर, मेरे नेगेटिव एटीट्यूड को उन्होंने पॉजिटिव कैसे किया, मैं वो अब आपको बताने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, प्रोफेसर साहब जो थे ना वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, हसन इधर आओ। मैंने कहा जी सर बताइए। तो मैथ्स कम्युनिकेशन हमारा एक सब्जेक्ट था, तो उन्होंने कहा यार इस कमरे में ना तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है वो तुमने मुझे बताना है। तो मैं तो चीज़ें देखता था ज़रा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से, और क्वेश्चन भी मेरे ऐसे होते थे कि यार इसको ऐसे करना है ये वो। तो मैंने कहा सर ये चीज़ें, अच्छा वो मुझे अच्छी चीज़ों में ना टाइम लगा ढूंढने में, और उन्होंने कहा मुझे पता ख़राब चीज़ें क्या है। मैंने कहा ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। तो हमारा पर्सपेक्टिव, अच्छा उन्होंने मुझे कहा अब तुमने ना अगले 10 दिन ये एक्टिविटी करनी है, तुमने मुझे बताना है कि इस कमरे में जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं ना, बेहतरीन चीज़ें वो क्या है। मैं उसकी लिस्ट बनाता, फिर अपने प्रोफेसर को मैं दिखाता। तो मेरा जो माइंडसेट था ना वो वहाँ से चेंज हुआ। वो चेंज ही हुआ कि मैंने ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने मुझे कहा कि तुमने यहाँ अच्छी चीज़ें देखनी है, तो मुझे नेगेटिव चीज़ें नज़र ही नहीं आती थी। हमारा अलमिया ये है कि हम सबसे पहले नेगेटिव चीज़ की तरफ जाते हैं और उसके बाद हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं। आज हम सारे बड़े मोटिवेट हैं, अच्छा लेक्चर हो गया है, सारे पैनलिस्ट आ गए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस मोटिवेशन को आपने कन्वर्ट करना है डिसिप्लिन में, आगे इसको प्रैक्टिस करना है। जब आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कामयाब होएंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई यूनिक स्किल / पैशन, है ना, कि पैशन आपका क्या है ये। अच्छा बेटे, जो बहुत ज़ोर से आया होता है ना, जो फुल ज़ोर से आया होता है वो होता है आपका पैशन। मतलब उस पैशन में ना आप थकते नहीं हैं, आपको मज़ा आता है काम करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा पैशन बचपन में नहीं सॉरी MBA जब मैं कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरा पैशन था कि मुझे इंटरव्यू लेना बहुत अच्छा लगता था। और मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं सारे, दे नोज दैट कि मेरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो फोर्टे है, मतलब मेरा स्पेशल है। तो मुझे इंटरव्यू लेना, मैं क्या करता था, मैं MBA कर रहा था तो अपने जो क्लास फेलोज़ है ना उनको बुला के कहता था कि यार आओ इंटरव्यूज़ की तुम लोगों के प्रैक्टिस कराता हूँ, मॉक सेशंस करते हैं। मैं ना शीशे के सामने खड़े होके ना वॉशरूम में घंटों प्रैक्टिस करता रहता था। अम्मी कह रही थी एनू किसी डॉक्टर ने बहाओ, एनू पता नहीं की हो गया है। वालिद साहब कहते थे कि यार ये इसको क्या हो गया है। मेरी बहनें, जो मेरा जो भाई है छोटा, वो मेरा मजाक उड़ाते थे। अब वो मुझे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, मुझे टीवी में देखते हैं, तो अब वो कहते हैं नहीं यार कि ये ठीक है, क्योंकि वो मेरा पैशन था। तो अब अगर आप मुझे कहें तो मैं यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो जो आपको पैशन का मतलब है कि जो आपको ज़ोर से आया हुआ है यहाँ, ठीक है, वो आपका पैशन है। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द VC साहब फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फैकल्टी का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि VC साहब हमारे साथ है, फैकल्टी है यार, ये आप लोगों को सबको बड़े दिल से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। एक दफ़ा खड़े होके इन सब के लिए तालियां बजाते हैं। आ जाए।